चलिए, पार्टनरशिप की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है पलक जी? सेक्शन 4, चैप्टर 2 सेक्शन का 4। सेक्शन। ठीक है, ठीक। अब जो आपका होल्डिंग आउट एक वर्ड है, उसका सेक्शन नंबर कौन सा है संदीप? सर सेक्शन 28 में है सर, होल्डिंग आउट का कॉन्सेप्ट। होल्डिंग आउट में ठीक। सर एक पूरा अभी वेट करो, वेट करो भाई, वेट करो। शुभम जी बताइए कि पार्टनरशिप स्टेटस से नहीं होगी बल्कि एग्रीमेंट से होगी, ये कौन सा सेक्शन है? सर एक बार रिपीट करें क्वेश्चन से। पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएट बाय स्टेटस, इट्स जस्ट एग्रीमेंट। सर आई थिंक सेक्शन पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस, ये एग्जैक्ट लाइन है। पलक जी बताइए। चैप्टर 2 सेक्शन 5। सेक्शन 5 है, जो डेफिनेशन के जस्ट बाद है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन के जस्ट बाद उसको बताया गया है, कंफर्म किया है ये सहायक कि पार्टनरशिप स्टेटस से नहीं होगी। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो और आप विकेंट हो जाते हो या डेथ हो जाती है, इट डजंट मीन कि आपका बच्चा ऑटोमेटिक उसका पार्टनर बन जाएगा। ऑटोमेटिक नहीं बनेगा, उसको अपने एंड पे एग्रीमेंट करना पड़ेगा, उसको अपना नफा नुकसान देखना पड़ेगा। चलिए, अब बताइए, माइनर को पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनाया जा सकता है, कौन सा सेक्शन है शुभम? सर सर सेक्शन 30। सेक्शन 30। बहुत अच्छे जी। ब्रजेश जी, आप भी लाइब्रेरी में हो? ब्रजेश जी, आर यू इन लाइब्रेरी? कोर्ट लाइब्रेरी, ओके। चलिए, कोर्ट की लाइब्रेरी में तो बातें होती रहती है या साइलेंस रहती है शुभम? सर करते आपस में कर भी सकते हैं, साइलेंस भी रहते, दोनों है। अच्छा, पर सर ब्रजेश जी कह रहे दिल्ली है, तो दिल्ली तो कैपिटल है, हो सकता है वहाँ साइलेंस रहती हो। साइलेंस, हाँ साइलेंस हो सकता है सर, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, एनीवे, रिटायरिंग ऑफ पार्टनर वो कौन से सेक्शन में है सहायक? सर इसका याद नहीं आ रहा। पलक? 32, सेक्शन 32। हाँ, शुभम ये लिंक वगैरह तो सारा आपका ऑफिशियल साइट पे गया है ना? सर अभी बाद में गया था, मैं तो पहले ही ओल्ड वाले से ज्वाइन हो गया था। तो फिर क्या करें फिर? बाद में लिंक भेजा है उन्होंने, लेकिन मैं उससे पहले ज्वाइन हो चुका था, तो अभी लिंक भेजा है। हो सकता है बच्चों ने बाद में देखा हो, क्योंकि 3 बजे तक बच्चे वेट कर रहे थे, वो बाद में आई साइट, उस पे लिंक। वो हमने बोला है कि लिंक तो वो सेम ही होता है। तो मैं वही गया था, ट्राई किया, फिर सेम पे मैंने ज्वाइन हो गया कल वाली लिंक पे, तो देखा कि आए थे। हमने तो बोला हुआ है कि सेम लिंक को ही ज्वाइन करना है, और टाइमिंग जो है 3 बजे की है, पर 5 मिनट थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, 5 मिनट का, ये मैंने बोलना चाहा। फिलहाल सर अभी कोई भी बच्चे उधर से नहीं आए कोचिंग से। तो अगर आपका कोई वो है तो आप उसको मैसेज कर सकते हो, ज्वाइन कर लीजिए। मैं एक बार करता हूँ सर। चलिए, प्रमोद जी क्या हाल है? ठीक है सर, अच्छा है सर, आशीर्वाद आप। जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है वो कौन सा सेक्शन है संदीप जी? सर 39, सेक्शन 39। 39। डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, पलक जी? बताइए पलक। हाँ जी सर। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट सेक्शन कौन सा है? 43 या 44 में से कोई था। अच्छा, तो प्री में तो ऐसा काम नहीं चलेगा बेटा।
43 44 था शायद। 44। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, शुभम। मेरी आवाज आ रही है शुभम? जी सर, उसका सेक्शन 44 था, मैं कॉल में चला गया तो, और शायद इफेक्ट ऑन नॉन रजिस्ट्रेशन का जो है सर वो सेक्शन 69 है। 69 है। वैसे सर आपने पर्टिकुलर मुझे एक सेक्शन दिया था सर, मैं उसको अच्छे से पढ़ा हूँ, बाकी तो चीजें पढ़ा हूँ, लेकिन जो आपने 18 to 30 दिया मैं उसको। अभी अभी तो हम रनिंग में पढ़ रहे हैं, फिर बाद में करेंगे, फिर आपसे पूछेंगे सबसे। जो पार्टनरशिप की जो रजिस्ट्रेशन होता है वो किसके यहाँ करवाया जाता है, किसके पास हमें फाइल भेजते हैं? पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करवानी है आपने, तो आप किसके पास फाइल भेजोगे शुभम? जो उसका उप निरीक्षक होगा फर्म, मतलब फर्म के लिए जो मतलब अप्लाई किया गया होगा बाय गवर्नमेंट, उसके यहाँ सर। वो हिंदी वर्ड तो नहीं पता मुझे। निरीक्षक मतलब जो रजिस्ट्रार है सर, रजिस्ट्रार जो। हाँ, तो पहले भी आपने यही बोला था, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। उसके यहाँ हमें एप्लीकेशन लगानी है। तो उसमें आप अपनी फर्म का नाम क्या लिख सकते हो शुभम? सॉरी, एक मिनट रुको, क्या लिख सकते हो संदीप? सर उसमें अपनी फर्म का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ राजा महाराजाओं के नाम को छोड़ के, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पाबंदी नहीं रखी हो। तो उसमें हम अपना कोई भी नाम लिख सकते हैं, पर जो रॉयल वर्ड है, उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं वहां पे, उनको नहीं रख सकते। क्या है वो एग्जाम्पल साहब? सर जैसे यहाँ पर एग्जांपल था, एम्परर था, इम्पेरियल, क्वीन, किंग, ये सब नाम नहीं रख सकते। लेकिन आप अड़े पड़े हो कि ना हमें रखना है, फिर उसके लिए क्या किया जाएगा पलक? पलक जी बताइए। गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा क्या? ओरल, रिटर्न 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 या दोनों? दोनों चल जाएंगे, बट आई गेस पता नहीं सर। मैंने ऑप्शन बढ़ा दिए ना, वहां ऑप्शन 4 आएंगे, 5 आएंगे, तो जैसे ऑप्शन बढ़ेंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। और एग्जामिनर का काम क्या है सर शुभम? फंसाना सर, हमको कंफ्यूज करना। बताओ, आंसर बताओ। सर रिटर्न। विद द रिटर्न परमिशन ऑफ द स्टेट, ये इसका आंसर है पलक जी। ओरल से काम सर नहीं मैंने चलेगा। पहले सही बोला था, पहले सही बोला था मैंने। कोई बात नहीं, फिर हमने ऑप्शन बढ़ा दिए ना आपको कंफ्यूज करने के लिए। चलिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के चैप्टर में अगर कोई पार्टनर झूठी इंफॉर्मेशन फर्निश करता है तो क्या कोई अपराध है साहब? यस सर। कितनी सजा है? बोलो संदीप। सर 3 महीने की सजा है उसके अंदर, और फाइन और और बोथ, और और कुछ नहीं सर। और तो क्या होगा?
3 महीने की सजा है या फाइन है या दोनों? ठीक है यहां तक सहायक? और मोदी कैमरा ऑन करिए। तो सर अब आपने बताना है कि कोर्ट के द्वारा अगर फर्म को डिसॉल्व करवाना हो तो उसका एक ग्राउंड बताइए शुभम जी, बाई सर कोर्ट। सर फर्म दिवालिया वगैरह वगैरह हो, दिवालिया हो गई हो या अदर चीजें, एक में तो मैं बता रहा हूँ फर्म दिवालिया हो गई है, बाकी क्लियर नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ सर, और भी है 5 हैं, 5 ग्राउंड पड़ा है, लेकिन रिमेम्बर नहीं, फर्स्ट तो एक बताना, एक बताना करेक्ट। सर जो है वो फर्म क्या है, दिवालिया हो गई हो सर, ये तो नहीं है उसमें। है ना सर, या किसी की देख, मृत्यु हो गई हो सर, उस फर्म में किसी की मृत्यु हो गई हो या लॉस में हो गई हो ये है लॉस वाला है सर, भाई। दिवालिया भी है सर। देखते हैं सॉरी, देखते हैं सर, वेट करिए। हमने बोला है उसकी सैकड़ों काइंड है, कई काइंड है, लेकिन बाय कोर्ट इफ यू वांट टू डिसॉल्व द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म बाय वे ऑफ कोर्ट, फर्म उसकी लॉस हो गई हो तो, फर्म लॉस हो गई हो या फर्म दिवालिया हो गई हो सर, इस पे रुको सर रुको, ठीक है बोली पलक। एक ग्राउंड सर मुझे एक ही पता है, मतलब अगर एक पार्टनर जिससे मतलब केस फाइल हुआ उसके अलावा जो दूसरा पार्टनर है वो इनकैपेबल होता है अपनी ड्यूटीज करने के लिए, तब कर सकते हैं। काफी घालमेल कर दिया, प्रॉपर वर्ड नहीं है ये। बोलो सहायक। सर यहाँ पर था कि परमानेंटली इनकेपेबल हो गया है। लिसन, बस ठीक है सहायक। अगर पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर हमेशा के लिए इनकैपेबल हो गया तो आप कोर्ट में जाके उस फर्म को डिसॉल्व करवा सकते हो। बताइए कोई ग्राउंड संदीप। एक इसमें फर्म कंटिन्यूली लॉस में चल रही है, उस केस में होगा कोर्ट के थ्रू। वो तो बता चुका शुभम पहले ही, वो तो शुभम ने बता दिया भाई। सर मैं जो बता रहा था सर 46 का ग्राउंड है सर, मैं बता रहा था जो दिवालिया का। 46 तो बोला नहीं ना, हमने तो बोला है कि डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, इसके ग्राउंड पूछ रहा हूं मैं तो आपसे। अब बंद कर देना सर, जो बताया वही है यार। स्टूडेंट कोई क्वेश्चन डिसाइड करेगा, वो तो जो आपने आंसर तो वो करना है जो क्वेश्चन पेपर में आया है। बताइए। और ब्रजेश जी आप बताइए, फर्म के डिसॉल्व होने का कोर्ट के द्वारा कोई एक ग्राउंड। अनसाउंड संदीप पर्सन बोलो। होगा सर, अनसाउंड पर्सन होगा। हाँ वो तो ऑब्वियसली होगा, वो तो बोला है मैंने, वो तो मना कहाँ किया। सर अगर मान ब्रीच ले ऑफ एग्रीमेंट। अनसाउंड हो जाए तो इस ग्राउंड को लेके आप कोर्ट में या उस किसी की पार्ट, डेथ भी हो जाए सर तब भी। वो इस ग्राउंड वो तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। वो कोर्ट, उसके लिए कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। सहायक बोलो एक बार। सर किसी एक पार्टनर ने अपने होल इंटरेस्ट जो है ट्रांसफर कर दिया है किसी थर्ड पार्टी को। शुभम पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो, शुभम जी आपका 2% का हिस्सा है उस पार्टनरशिप फर्म में, आपने वो 2% अपने भाई को ट्रांसफर कर दिया जो उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर ना था। फिर आपका उस पार्टनरशिप फर्म में क्या रोल रहा? सर उसमें रोल ये रहा कि मैं एज, मतलब उसमें जो है कि पार्टनर, एज ए पार्टनर हूं, बट उसका जो मतलब कि 2% वो कवर कराने के लिए जो 3rd पर्सन, उसको भी उसी प्रकार समझा जाए कि वो भी उसी का हिस्सा है, पार्टनर है 3rd पर्सन। सर आपके पास 4 कमीज थी, चारों कमीज आपने भाई को दे दी,
आपका रोल खत्म हो गया। तो पार्टनर नहीं आप फिर? हाँ, फिर आप कोर्ट के द्वारा आपको इस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कराया जा सकता है। अगर पार्टनर को दे तो बात अलग है, आपने तो बाहर वाले को दे दी, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन। और कोई संदीप? जस्ट और इक्विटेबल के ग्राउंड पे हम करवा सकते हैं। वो तो आखिरी ग्राउंड है शायद, कि भाई अगर ये 6 ग्राउंड के अलावा आपको लगता है कि फर्म आगे नहीं चलेगी, नहीं चलनी चाहिए, कोई सही ग्राउंड आपके पास है, कोई इक्विटेबल ग्राउंड आपके पास है, तो भी आप कोर्ट जाके, अभी हम आपसे पूछ रहे हैं कोर्ट में जाके आप कैसे फर्म को डिसॉल्व करवा सकते हो, कोर्ट में जाके केस फाइल करके, ये मैं कहना चाह रहा हूं साहब। तो कोर्ट में आप किसी और ग्राउंड पे भी जाके कोर्ट पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करा सकते हो। और सहायक? सर इसमें दो बच गए, एक तो गिल्टी कंडक्ट था एंड ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट था। तो एक तो ये है, अगर कोई पार्टनर अपने साथी पार्टनर के साथ अच्छा व्यवहार करे तो क्या हम फर्म को डिसॉल्व करा सकते हैं संदीप? नहीं करवा सकते सर। और बुरा व्यवहार करे तो? उस केस में करवा सकते, क्योंकि उसने फ्रॉड किया है फर्म के साथ, उस केस में हम कोर्ट में मैटर सुट कर सकते हैं। फ्रॉड नहीं, गिल्टी कंडक्ट है, कुछ भी हो सकता है, वो छेड़छाड़ कर दी हो वगैरह वगैरह कुछ भी। ओके सर। हाँ, उसके सर अलावा अब्यूज करना भी बुरे जगह में। बोला है मैंने, बोला है मैंने, आजकल तो जेंट्स जेंट्स भी अब्यूज हो जाते हैं, तो और लेडी के साथ तो है ही है, तो उस केस में भी फर्म का डिसोल्यूशन किया जा सकता है। और एक सहायक ने बोला कि शर्तों का उल्लंघन कर दे तो हम, जिन शर्तों पे हम एग्री हुए हैं, जिन शर्तों पे हम एग्री हुए हैं उन शर्तों का उल्लंघन करे तो भी आप कोर्ट जाके उसको खत्म करा सकते हो, पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है यहां तक शुभम? तो सर ये 7 ग्राउंड है, मैं 7 वर्ड बोल रहा हूं जिसके लिए आप कोर्ट जाके फर्म को डिसॉल्व करा सकते हो। सर कहीं पहला अनसाउंड माइंड, दूसरा परमानेंट इनकेपेबल, तीसरा गिल्टी कंडक्ट, चौथा ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, पांचवा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, छठा कंटिन्यूसली लॉस, और सातवां जस्ट एंड इक्विटेबल। इन 7 ग्राउंड में से आप फर्म को डिसॉल्व करा सकते हो। कुछ कह रहे शुभम? हाँ बोलिए, पलक जी सर बोलिए। जस्ट एंड इक्विटेबल वापस बता दो प्लीज। जस्ट एंड इक्विटेबल हमने बोला जो ऊपर के 6 ग्राउंड है उन ग्राउंड के अलावा भी कोई भी ऐसा ग्राउंड जो आपको लगता है सही है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, आपको लगता है कि ये फर्म की मांग है, बराबरी है, इक्वलिटी, इक्विटी है, तो उसके लिए खत्म होना चाहिए।
ये डिपेंड करेगा फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऑफ ईच केस में। जैसे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ छेड़छाड़ करे, वो तो गिल्टी कंडक्ट हो गया शुभम। लेकिन अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ बात ही ना करे, तो ये एक तरह से जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड हो सकता है। जब दो आदमी किस काम के लिए इकट्ठे हुए हैं, दो आदमी राजी हुए हैं, बिजनेस करने के लिए राजी हुए हैं, प्रॉफिट हो सके, जिसको सभी कर रहे हैं, जिसको सभी पार्टनर उसमें हार्डवर्क कर रहे हैं, या कोई दूसरे के ब्याह पर काम कर रहा है। अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो क्या हम पूरी मेहनत से एक दूसरे के साथ दे सकेंगे पलक जी? नॉट पॉसिबल। तो वो भी एक जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है, अगर पार्टनर में टॉकिंग टर्म ही ना है तो। मतलब वो कोर्ट के डिसीजन पे है कि अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है तो वो कर सकता है। हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। ठीक है अंत तक है। उसके बाद बताइए संदीप जी, अगर किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी एडमिट कर ली तो इसका क्या मतलब माना जाएगा? सर कोई लाइबिलिटी एडमिट कर ली तो इसका मतलब तो यही है कि अब वो उसके लिए फर्म के लिए लायबल है, क्योंकि वो भी जो भरपाई जो भी लॉस हुआ है वो उसकी भरपाई करेगा। सेक्शन कौन सा है? सर ये 23 में लिखा है, अगर पार्टनर एडमिशन करता है तो ये एक तरह से फर्म की एडमिशन है। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे सर। हमने कहा एक पार्टनरशिप फर्म पलक जी ने, ब्रजेश ने, संदीप ने और शुभम ने बनाई, और उसमें इन्होंने सहायक जी के साथ कोई काम किया, कोई लेन देन किया, कोई बिजनेस किया, कोई मैन्युफैक्चरिंग की, और सहायक का 2 लाख रुपया बकाया है। अब इसको शुभम जो है एडमिट कर लेता है, वो लिख के दे देता है सहायक को कि भाई हाँ आपका 2 लाख रुपए बकाया है। तो इसका मतलब ये है वो सर उसमें कि एडमिट कर लेने के बाद वो सर एज एविडेंस कार्य करेगा ना सर? आप सेक्शन 23 तो बता रहे हैं ना सर? हाँ सेक्शन 23 तो बता रहे हैं कि एडमिशन जो स्वीकृति है वो किसी के द्वारा हाँ एडमिट हाँ कर लेने के एज एविडेंस मान्य होगा ना सर? उसी पे कार्य किया जाएगा। हाँ, ठीक है। पूछ क्या रहे हो अब? तो सर शुभम के द्वारा एडमिशन करने पर ये लाइबिलिटी किसकी हो जाएगी? ये लाइबिलिटी पलक, ब्रजेश, संदीप और शुभम, इन चारों की जो फर्म थी ना, उसकी उस फर्म की लाइबिलिटी हो जाएगी। उनकी लाइबिलिटी। उसके फर्म के बात पर यह माना जाएगा कि उसने एडमिट किया है। अगर कोई नोटिस हमने संदीप को दिया तो ये माना जाएगा
उस नोटिस की नॉलेज सबको है सर, शुभम, सबको है। ब्रजेश और पलक, इनको भी है। इनको अलग से नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। सर इसमें सेकंड क्लॉज भी तो है सर, जो आप सेक्शन 4 बता रहे हैं, इसका जो फ्रॉड वाला सेक्शन अलग भी तो है सर, कि अगर कोई फ्रॉड करता है तो उसको पर्सनली फर्म को नहीं माना जाएगा, उसको पर्सनली माना जाएगा कि हाँ उसको ही केवल इसकी जानकारी। ठीक है, फ्रॉड के केस में हमने सेक्शन 10 भी बताया। 10 है, कितना है? 24 का सर बी तो हमने देखा था। 10 भी है। अगर आप फ्रॉड करके कोई प्रॉफिट ले लेते हो तो वो बेनिफिट आपको वापस करना पड़ेगा पर्सनली। फर्म को। ठीक है, यहां तक है? चलिए, पार्टनरशिप एट विल क्या होती है सीमा जी? और मोजी, पार्टनरशिप एट विल? सर मुझे आइडिया नहीं है इसका। चलिए, अब रिवीजन क्लास है तो सुनिए अभी। बोलिए सहायक। सर जहाँ पर किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट जो ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप है एंड जो टर्मिनेशन कैसे होगा इसके बारे में लिखा नहीं है, ये पार्टनरशिप एट विल है। एग्रीमेंट तो होता है भाई। ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड सर सहायक, ड्यूरेशन एंड सर वो तो पार्टी टर्मिनेशन की कैसे होगा ये नहीं लिखा हुआ अभी है। रुको भाई, रुको। क्या कह रहे सहायक? सर मैं कह रहा था यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर ड्यूरेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप ये नहीं लिखा होता है। बस अब तो आपने बड़ा क्लियरली बोल दिया। मतलब हम लिख राइटिंग में तो लिखेंगे सब कुछ, आप ये काम करेंगे, मैं ये काम करूंगा, इतना प्रॉफिट होगा तो ये होगा, उतना प्रॉफिट होगा तो वो होगा, इतना लॉस होगा तो ये होगा, बातें सारी लिखेंगे। बट उसमें ये नहीं लिखेंगे कि हम काम कितने साल करेंगे। उसमें ये नहीं लिखेंगे इसको हम खत्म कैसे करेंगे। ड्यूरेशन और डिटर्मिनेशन, उनका जिक्र आपकी पार्टनरशिप डीड में, आपके एग्रीमेंट में नहीं होगा। ठीक है, अंत तक है? चलिए बताइए संदीप, क्या किसी पार्टनर की विडो या चाइल्ड ऑटोमेटिक पार्टनर बन सकते हैं अगर नहीं बन सकते। ये प्रावधान किया हो कि उनको सालाना 10,000 रुपये मिले करेंगे सर वो उनके हस्बैंड के मरने पार्टनर की तो वजह नहीं से? बन। सर सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग पार्टनर तो नहीं बन सकते वो सर, लेकिन जो यदि सभी उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो वो उसको पे कर सकते हैं ओनली। 42 कहाँ पहुंच गया? ये तो बेटा सेक्शन 42 के 6 में लिखा हुआ है। सेक्शन 6 में लिखा हुआ है। ठीक है पलक जी? ओके। हाँ जी सर। हर्ष, क्या हाल है बेटा? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर। तबीयत ठीक है? यस सर, वो मैं बाहर था, जस्ट अभी आया। चलिए, ओहो। तो सर ये बताइए, क्या सर्वेंट या एजेंट जिनको सैलरी मिलती है, क्या हम उनको भी पार्टनर बोल सकते हैं? शुभम? जी सर।
क्यों, उनको कैसे बोल सकते भाई? सर कभी कभी ऐसा होता है सर कि मतलब आपने बताया कि दो पार्टनर होते हैं, एक पार्टनर बैठता है, दूसरे पार्टनर सैलरी पे काम करवाता है, तो इसलिए उसको भी बोल सकते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं। ये तो मैंने बोला है, लेकिन मैंने बोला कि वो उसका स्टेटस हमने सर्वेंट बोल दिया, पार्टनर को क्यों बोला मैंने भाई? सर तुम नहीं कर सकते, ये मुझे उसी की आदत है, मैं, तुम नहीं। मैंने बोला कौन आदमी पार्टनर है या ना है, इस बात का डिसीजन तो लिया जाएगा जो उन्होंने डील बनाई हाँ, टीम के द्वारा, पार्टनर फर्म के जो टीम है उसके द्वारा। तो उसमें देखा जाएगा कि क्या उनको हिस्से के अलावा कुछ और दिया भी गया है। मैंने कल पढ़वाया था सेक्शन 13 या 14 सर, कि सामान्य तौर पे पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, नहीं दी जाती। लेकिन ऊपर लिखा है एग्रीमेंट के अलावा। पर सर्वेंट जब नाम ही सर्वेंट हो गया, नहीं आएगा सर। एजेंट जिसका पार्टनर के तौर पे कोई रोल ही नहीं है, वो तो पार्टनर के बिहाफ पर काम, रिप्रेजेंट या कोई एक्ट का काम करता है, वो सर्वेंट है जी सर। तो उसको हम पार्टनर नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। ठीक है सर। उसके बाद बिजनेस की डेफिनेशन बताओ संदीप। सर बिजनेस का मीन्स होता है TOP, ट्रेड, प्रोफेशन, ओ से ऑक्यूपेशन। हाँ, ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। यस सर। और थर्ड पार्टी का मतलब शुभम? सर कोई अन्य व्यक्ति, पार्टनर के अलावा अन्य व्यक्ति। अन्य व्यक्ति को। हर्ष बताओ। सर थर्ड पार्टी का मतलब है जो पार्टनर नहीं है फर्म में, उसके अलावा कोई पर्सन है, उसको हम थर्ड पार्टी बोलेंगे। एक्ट ऑफ द फर्म, हर्ष? सर एक्ट ऑफ द फर्म का मतलब होता है कोई एक्ट या किसी तरह का ओमिशन जो कोई पार्टनर करता है या पार्टनर या एजेंट करता है फर्म के बिहाफ पे, जिसकी वजह से कोई दूसरी फर्म के बिहाफ पे कोई राइट इन्फोर्सेबल हो जाता है। सेक्शन 2A। तो सर एक्ट ऑफ द फर्म में कोई पार्टनर, सारे पार्टनर या कोई पार्टनर या उनके एजेंट कोई ऐसा काम करते हैं या कोई ओमिशन करते हैं जिसकी वजह से उन पार्टनर को या तो पार्टनर के खिलाफ कोई राइट मिल जाता है या पार्टनर के पक्ष में कोई राइट मिल जाता है, देन वी कॉल से एक्ट ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या अप्लाई होगा शायद? यस सर, अप्लाई होगा। तब नहीं होगा सहायक, हर्ष? सर जब एक्सप्रेशन या पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइंड है तो वो वाले सिर्फ पार्टनरशिप से लेंगे, जो नहीं है उस केस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लेंगे सर। 2E। तो पार्ट क्या बोल के हर्ष, एक बार दोबारा बोलना। सर जो एक्सप्रेशंस यहाँ पे दे रखे हैं पार्टनरशिप एक्ट में वो पार्टनरशिप के एक्ट के लगेंगे। एक्सप्रेशन तो बोला ही नहीं मैंने। सर मेरा एप्लीकेशन। सवाल ये था कि क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्टनरशिप पे अप्लाई होगा? सर सहायक ने बोला अप्लाई होगा। सर जब तक वो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट प्रोविजंस के, तो हाँ हाँ। तो सर अगर पार्टनरशिप में लिए गए नियम कानून और बाद में बनाया गया पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बनाए गए नियम कानून और बाद में बनाए गए पार्टनरशिप एक्ट के नियम कानूनों में समरूपता है, यूनिफॉर्मिटी, हर्ष, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होगा। लेकिन अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक विषय पे कुछ बोल रहा है और पार्टनरशिप एक्ट उस विषय पे कुछ अलग बोल रहा है, तो उस केस में उस नियम को माना जाएगा जो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है।
अब ठीक है जहां तक वर्ड और एक्सप्रेशन की बात है उसके बारे में क्या नियम है संदीप? सर वर्ड और एक्सप्रेशन के बारे में जो कीवर्ड उसमें पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, तो एज इट इज वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले जो कीवर्ड्स है उसको उठा लेगा, उसका एज्यूम किया जाएगा वही। यहाँ कीवर्ड का मतलब डेफिनेशन क्लोज जैसे एग्रीमेंट है। हाँ जी। मैंने जो बोला ना कि भाई कोई वर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो डिफाइन है पर पार्टनरशिप एक्ट में सिर्फ लिखे हैं, डिफाइन ना है, तो उनका मीनिंग हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही लेंगे। ठीक है? अब तक माइनर को पार्टनरशिप फर्म में मेंबर बनाने के बारे में क्या नियम कानून कायदे हैं बताइए पलक जी। बोलिए शुभम। मुझे बोलो पलक। मुझे याद नहीं आ रहा सर। शुभम। सर माइनर को केवल मतलब प्रॉफिट के लिए ही उसको बनाया जा सकता है सर, उसमें मेंबर, ना कि उसको लॉस कवर करने के लिए उसको मेंबर बनाया जा सकता है। और वो जब मेजर हो जाएगा तो कंटिन्यूटी जब वो मतलब मेजर हो तब भी वो रहेगा सर लायबल। और सर इसमें मैं बताना चाहता हूँ जो सभी पार्टनर की कंसेंट से हम माइनर को पार्टनर बना सकते हैं जिससे फर्म का बेनिफिट होता हो। नंबर एक तो ये है। नंबर दो ये है कि भाई वो जो भी पे भत्ते हैं या फिर जो बेनिफिट हैं जो और पार्टनरों को मिल रहे हैं वही पे भत्ते उस माइनर को भी मिलेंगे। और तीसरा इसमें यह बोला था कि लॉस के यदि मान लो लॉस हो जाता है तो जितना उसका हिस्सा है उतना ही हिस्सा उसके लॉस में काउंट होगा, न कि पूरा फर्म की लायबिलिटी होगी। सर मैंने दोनों बताइए। पहले बताया, लॉस सर लॉस कवर नहीं किया जा सकता माइनर के उससे हिस्से से सर। प्रॉफिट के लिए माइनर को प्रॉफिट के लिए ऐड किया जा सकता है विद कंसर्न फर्म के पार्टनर्स से। और मैंने पहले बताया सर कि उनको केवल लाभों के लिए ही ऐड किया जा सकता है, तो लॉस के लिए हमने नहीं। कुछ मना कोई करा आपको भाई? सहायक बताओ कुछ आगे। सर जो माइनर होता है ये बाकी पार्टनर्स को सू नहीं कर सकता है एक्सेप्ट जब वो फर्म छोड़ रहा है, जब वो फर्म से अपना रिश्ता नाता सब कुछ छोड़ रहा है तब जो उसका वैल्यूएशन है उसके लिए सू कर सकता है। और कुछ बताओ हर्ष। सर इसमें हम ये बोल सकते हैं कि कंडीशन ये होती है अगर वो मेजर होने के बाद वो इलेक्ट करता है कि पार्टनर नहीं बनना चाहता तो उस केस में वो जो प्रॉपर्टी एसेट्स के लिए उसके लिए सू कर सकता है उसकी। और और सर एक एक याद आ रहा है सर अभी तो 3-4 थे। बोले सहायक। सर 6 महीने के अंदर उसको नोटिस देना पड़ता है, अगर वो नोटिस नहीं देता है, फेल कर जाता है, तो उसको हम मान लेंगे कि पार्टनर हो गया। जब वो पार्टनर हो जाता है तब उसके पास सेम राइट्स एंड सेम लाइबिलिटीज हो जाता है एज टू द बाकी पार्टनर्स की तरह, एंड उसके प्रॉपर्टी भी तब पर्सनली लायबल हो जाएगा। बट अगर वो पार्टनर नहीं होता है तो फिर उसका राइट्स एंड लायबिलिटीज उसी दिन तक रहेगा जिस दिन तक वो माइनर था, एंड उसके जो शेयर्स है वो भी लायबल नहीं होगा, बट ही कैन सू फॉर हिज इंटरेस्ट। चलिए मोटी मोटी बात चार याद रखनी है सहायक कि माइनर जो है वो बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर
वो पार्टनर बनाया जा सकता है। पहला पॉइंट शुभम। दूसरा, उसको प्रॉपर्टी में और प्रॉफिट में शेयर मिलेगा और वो फर्म के अकाउंट वगैरह देख सकता है, उनकी कॉपी ले सकता है। उसका शेयर फर्म के कामों के लिए लायबल होगा, परंतु वह खुद पर्सनली लायबल नहीं होगा। वो अपने हिस्से के लिए फर्म को सू नहीं कर सकता जब तक कि फर्म ही डिसॉल्व ना होके संपत्ति का बंटवारा हो। 6 महीने मेजर होने के या नॉलेज होने के 6 महीने के अंदर जो बाद में है नोटिस देना पड़ेगा, अपने ऑप्शन को लेना पड़ेगा। अगर आप प्रिस्क्राइब टाइम में नोटिस नहीं देते हो तो ऑटोमेटिक आपको उसका मेंबर मान लिया जाएगा, पार्टनर मान लिया जाएगा। अगर आप इस बात का नोटिस देते हो कि मैं फर्म में मेंबर बने रहना चाहता हूं मेजर होने के बाद, तो उस केस में आपकी जिम्मेवारी फर्म के कामों के लिए उस दिन से हो जाएगी जिस दिन से आप फर्म में पार्टनर बने थे। अगर आप इस बात का नोटिस देते हो कि मैं फर्म में पार्टनर नहीं रहना चाहता, तो आपकी जिम्मेवारी उस दिन से खत्म हो जाएगी जिस दिन से आप उस फर्म में मेंबर ना बने रहने के लिए मना करते हो। ये मोटा मोटी हमने माइनर के बारे में बोला। बोलिए शुभम। सर जैसे अभी संदीप जी ने जो बताया सर वो लॉस का कि लॉस माइनर से कवर किया जाएगा, उसको क्लियर कीजिए सर, क्योंकि मुझे नॉलेज में है कि लॉस नहीं कवर किया जा सकता, बेनिफिशियरी की बोल उसको ऐड किया जाता है माइनर को। इस सेक्शन में तो नहीं है कहीं भी। लेकिन सर लॉस के लिए नहीं ना सर, लाभ के लिए माइनर को तो ऐड किया जा सकता है, लाभ को शेयर किया जा सकता है, लेकिन लॉस को तो मैंने पढ़ा भी नहीं है सर। थोड़ा सा उसको अगर नॉलेज में हो तो क्लियर करें। शुभम बताओ, पहले संदीप बताओ आपने क्या कह दिया भाई। सर मैंने सिर्फ यही कहा था कि जो माइनर यदि फर्म का लॉस हो जाता है, लॉस में जाती है, तो जो उसका जितना हिस्सा बनेगा वो उतने हिस्से उसके लॉस से रिकवर किया जाएगा। तो सर ये तो हमने कहा है शुभम सेकंड क्लोज में ही कि जो माइनर का शेयर है वो फर्म के लिए लायबल होगा, माइनर पर्सनली नहीं फर्म के होगा कामों के लिए लायबल नहीं होगा। ये बात तो मैंने बोली है सर शुभम जी पहले ही। लॉस, लॉस के लिए लायबल होगा सर वो। अब ये एक्ट ऑफ द फर्म क्या हुआ फिर हर्ष? सर एक्ट ऑफ द फर्म जो भी काम हमने किया है तो उसके लिए सभी लायबल होते हैं जितना। एक्ट ऑफ द फर्म में अगर कोई देनदारी बनी तो माइनर का शेयर लायबल होगा। तो लॉस के लिए लायबल हुआ नहीं हुआ हर्ष?
यस सर, टू द एक्सटेंट जितना उसका शेयर है सर। वो तो बोला ही है उसमें सेक्शन सब रूल 2 में। Yes, सर sir. क्या ऐड होने के पहले अगर कोई कंपनी को लॉस हुआ है तो क्या लॉस को कवर करने के लिए माइनस को ऐड किया जा सकता है? ऐड होने से पहले मतलब जैसे कोई माइनर मतलब कोई पार्टनर, 4 पार्टनर हैं और उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो गई, देन उसके बाद उसके बच्चे को ऐड किया जा रहा है और फर्म लॉस में है, तो क्या उस माइनर को ऐड जब किया जाता है फर्म का विद कंसर्न, जो ऑल पार्टनर होते हैं उनके कंसर्न से अगर उसको मेंबर्स बनाया जाता है, तो क्या उसके उसमें से वो क्या लायबल होगा कि मैं उसको लॉस को कवर किया जा सके? वो तो सारा आपका एग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा ना भाई। आपने इनकमिंग पार्टनर जब हमने पढ़ा, इनकमिंग पार्टनर में ये था कि जब से वो पार्टनर बना उसके बाद के कामों के लिए लायबल है वो। लेकिन सर मतलब अभी कंफ्यूज हूँ, लेकिन बट ये है कि मैंने जो पढ़ा था केवल प्रॉफिट के लिए माइनर को ऐड किया जा सकता है, लॉस के लिए नहीं सर। देखते ऐड हैं तो बाद हो में। ही गया, ऐड तो प्रॉफिट के लिए ही हुआ है, पर लेकिन जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट के लिए तो फर्म के प्रति लायबल रहेगा, ये उन्होंने सब रूल 2 में बोला है। डेथ होने पर माइनर का क्या स्टेटस रहेगा नहीं रहेगा वो तो एक, इसके डेथ के तो कई सेक्शन है ना इसमें सर शुभम जी। डेथ के तो इसमें कई सेक्शन है जिसमें डिफरेंट सिचुएशंस हैं, बट कोई भी बच्चा पर्सनली लायबल नहीं होगा अपने फादर के कामों के लिए। जो हिस्सा उसे मिलेगा, जो शेयर उसे मिलेगा, वो एक अलग कैटेगरी है, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। चलिए, फर्म की प्रॉपर्टी का सेक्शन कौन सा है साहब? सर सेक्शन याद नहीं है। याद नहीं आ रहा। चलिए, फर्म की प्रॉपर्टी का जो प्रयोग है वो किस कामों के लिए किया जाएगा? यूज बोलो। सर फर्म की प्रॉपर्टी का प्रयोग हम फर्म के कामों के लिए ही करेंगे। उसमें चाहे उसकी प्लॉट हो, चाहे उसका भाई फंड्स हो, उसका सारा जो यूटिलाइजेशन होगा फर्म के डेवलपमेंट के लिए या फर्म के कामों के लिए होगा सर। अगर फर्म के लिए कोई पार्टनर अपना पैसा लगा देता है तो उसको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है? सर 6% का इंटरेस्ट मिलेगा उसके लिए, उस पैसे के ऊपर एम्प्लॉयड 6% इंटरेस्ट। एम्प्लॉयड अथॉरिटी में पार्टनर क्या काम नहीं कर सकता राइट शुभम? सर सर इम्प्लॉयड ऑथर में एम्प्लॉयड अथॉरिटी में सर वो क्या है, जो पार्टनर है वो मध्यस्थम में उसको नहीं भेज सकता, मतलब आगे आर्बिट्रेशन में नहीं भेज सकता सर वो। आगे और सर उसमें क्या है कि वो जो फर्म का नाम है, फर्म के नाम में वो अपने नाम से कोई बैंक में खाता नहीं खुलवा सकता। तीसरा सर, फर्म का अगर कोई दावा है सर, फर्म के नाम से कोई दावा है तो उसमें वो मतलब करार करके या उसका मतलब कि नहीं लेने का, वो त्याग करने का, वो ऐसा नहीं बोल सकता। और फर्म के नाम से वो किसी स्थावर संपत्ति को मतलब परचेज नहीं कर सकता। फर्म के और नाम, फर्म की जो संपत्ति, स्थावर संपत्ति, उसको सेल नहीं कर सकता। और फर्म के नाम से वो कहीं सर सम्मिलित नहीं हो सकता, एडमिट नहीं हो सकता कहीं फर्म के दूसरी फर्म में। दूसरी फर्म में कहीं। और सर एक पॉइंट और बचा मुझे सर, वो भी याद नहीं। बताओ साहब। सर आर्बिट्रेशन में कोई डिस्प्यूट नहीं डाल सकता बोल बैंकिंग। दिया वो। यस सर। वो बताना जो रह गया। सर बता रहे सर, हमें याद आ गया सर। अगर फर्म की कोई फाइल अगर न्यायालय में पेश की गई तो उसमें किसी प्रकार को समझौता नहीं कर सकता या करवा सकता है अपनी तरफ। ठीक है। और एक और है सर, अगर कोई भी मतलब सूट फाइल दायर की गई है तो उसमें वो अपने आप को लायबल नहीं कर सकता, दायित्व तो नहीं कर सकता कि मैंने ऐसा किया है। ठीक है सर, तो वो इसमें 8 काम बोले। आर्बिट्रेशन, ए फॉर आर्बिट्रेशन, बी फॉर बैंक अकाउंट,
C फॉर कॉम्प्रोमाइज, D फॉर विड्रॉल, फिर एडमिशन ऑफ लाइबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एक्वायर ऑफ प्रॉपर्टी, और दूसरी पार्टनरशिप फॉर्म में मेंबरशिप। ये 8 काम नहीं कर सकता इम्प्लाइड अथॉरिटी के नाम पर। पार्टनर हर्ष, पार्टनर जो है फर्म का क्या लगता है? सर एजेंट। एजेंट। और इम्प्लाइड अथॉरिटी के लिए सेक्शन 22 क्या बोलता है? कैसे हम बाउंड करेंगे फर्म को? पार्टनर। सर याद नहीं हो। सहायक। सर अगर किसी पार्टनर सर फर्म के बिहाफ पे कुछ भी एक्ट करता है, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट पे साइन करता है, एग्जीक्यूट करता है, देन सर उसके पास इंटेंशन हो, एक्सप्रेस इंटेंशन और इम्प्लाइड इंटेंशन पार्टनर को फर्म को बाइंड करने का, तब फर्म बाइंड हो सकता है। तो 2 चीज कही इसने, या तो हम कोई काम कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट लिख रहे हैं फर्म के नाम पर, फर्म के लेटर हेड पर, या हमारा इंटेंशन फर्म को बाइंड करने का रहा हो और तब हमने कोई कागज लिखा हो, कोई काम करा हो या कोई कागज लिखा हो, या तो फर्म के नेम पर, या फर्म के नेम पे तो ना करा हमने काम, पर हमारा इंटेंशन फर्म को बाइंड करने का रहा था काम करते समय या इंस्ट्रूमेंट लिखते समय। ठीक है यहां तक? सर उस पे जो फर्म के नेम पे होगा कि बाउंड पे होगा? जैसे पार्टनर बाउंड करता है फर्म पे, तो बाउंड के बाद जो एक्ट होता है, उसका कार्य होता है, वो बाय फर्म नेम होगा ना सर? वो अगर फर्म के नाम पे अगर कोई कार्य करता है तब वो उसी प्रकार होगा ना सर? 2 चीज बताइए इसमें सर, कि पार्टनर का काम के लिए फर्म बाइंड होगी अगर पार्टनर कोई काम या कोई डीड अपने जिसमें वो पार्टनर है उस नाम से ही वो डीड कर रहा है, देख के रहो। या कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें कि उसका इंटेंशन फर्म को बाइंड करने का रहा हो। ठीक है यहां तक? पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है संदीप? बोलिए। सर इम्प्लाइड लाइबिलिटी। ज्वाइंटली एंड सेवरली सर। सेवरली, जॉइंटली एंड सेवरली। जॉइंटली एंड सेवरली। आल्सो सेवरली, अलग अलग भी और इसके साथ और साथ इकट्ठा भी, इकट्ठा भी। इकट्ठी भी। चलिए यहां तक। पार्टनर के गलत कामों के लिए क्या फर्म लायबल होगी सहायक? नो सर। अगर पार्टनर जो है फ्रॉड कर रहा है कुछ, तो फिर तो लायबल नहीं होगा, लेकिन अगर इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस, रॉन्गफुली एक्ट, गलत काम मतलब रॉन्गफुली एक्ट। नहीं सर, पार्टनर लायबल होगा वो। सर अगर कोई पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट करता है तो फिर उसके सर अगर कोई पार्टनर सर कोई सर फर्म लायबल फर्म होगी सर। अगर कोई रॉन्गफुली एक्ट करता है पार्टनर तो होगी। सेक्शन 26 आप पूछ रहे हैं सर, फर्म लायबल होगा। अभी आप मना कर रहे थे शुरू में तो। नहीं, मैं उसका था दूसरा सोच के बोला था सर। सेक्शन 26 में फर्म लायबल होगी। रॉन्गफुली एक्ट में अगर आप पूछे तो फर्म लायबल होगी सर। बेटा क्यूएमआर सीट में तो अगर एक बार बिंदी लग गई ना तो कहानी खत्म। क्यूएमआर सीट में अगर एक बार पेन की बिंदी लग गई
तो फिर वो आपका क्वेश्चन को ना पकड़े। मैं सर सेक्शन 24 सोच के बोला था, ना कि 26। मैंने इसीलिए था कि वो कपट उसका ही मूड तो का मैंने, था। अरे उसका ही तो मैंने आंसर करा है ना। रॉन्गफुल एक्ट के लिए फर्म की लाइबिलिटी रहेगी। रहेगी। चलिए, उसके बाद रिटायरी पार्टनर के बारे में कोई नियम कानून बताइए, रफे इस्लाम। रिटायरी पार्टनर, युक्ति चुग, सीमा जी, रफे इस्लाम बताइए। सरोज विश्वकर्मा, सरोज विश्वकर्मा, सीमा, सहायक। अगर कोई पार्टनर रिटायर होएगा तो उसे क्या करना चाहिए, मतलब क्या क्या कंप्लाइंस करनी पड़ेगी उसे, बोलो हर्ष। सर अगर पार्टनर को रिटायर होना है तो फिर है ना नोटिस देना पड़ेगा पार्टनर को कि वो रिटायर होना चाहता है, एक तो ये। और कंसेंट से भी रिटायर हो सकता है सर सभी पार्टनर्स की। और सर वो अपनी लाइबिलिटीज से भी डिस्चार्ज हो सकता है रिटायर होने से पहले। और सर अभी 3 पॉइंट याद। बोलो शुभम, आगे वाला कुछ अगर अलग से चाहे तो बोलो जो उसमें इनके ऐड, अलावा। मतलब सर वो अपना शेयर अगर जो मतलब रिटायर्ड हो रहा है वो शेयर चाहेगा तो उसमें ऐड मतलब रहने दे सकता है सर, वो अपने शेयर को मतलब नहीं कर सकता आउट। जो पहले बोला जा चुका उसके अलग बोलो, कुछ बोलना है तो संदीप, सहायक। सर इसमें एक पॉइंट भी था कि अगर थर्ड पार्टी जो है अगर पार्टनर फर्म के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर उसको पता नहीं होता है कि पार्टनर रिटायर हो चुका है, तो उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसके लिए रिटायरिंग पार्टनर लायबल नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी हर्ष, रिटायरी पार्टनर के नियम है बेटा कि जो बाहर जाना चाहता है तो सभी की कंसेंट से बाहर जा सकता है। दूसरा, एग्रीमेंट करके बाहर जा सकता है। तीसरा, जो आपने बोला हर्ष, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो वो नोटिस दे के बाहर जा सकता है। ये 3 तरीके। रिटायर सर पार्टनर की लायबिलिटी जब तक वो पार्टनर था उसके कामों के लिए रहेगी, परंतु एक मिनट, परंतु अगर रिटायरी पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर और थर्ड पार्टी सभी समझौता करे तो रिटायरी पार्टनर की पहले की जिम्मेवारी से मुक्ति मिल सकती है। रिटायरी पार्टनर अपने कामों के लिए जिम्मेवार रहेगा रिटायर होने के बाद उस समय तक, लेकिन अगर वो रिटायर होकर नोटिस ना देवे तो वो फर्म के कामों के लिए भी रिटायरी पार्टनर लायबल रहेगा जब तक कि वो पब्लिक नोटिस ना देवे। पब्लिक नोटिस कौन देगा? पब्लिक नोटिस या तो रिटायरी पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर देंगे। यही नियम जब हम किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से बाहर करते हैं तो उसके साथ भी यही नियम लगते हैं। अब बोली सुबह। सर जैसे एक पॉइंट ये बता दीजिए सर, जैसे कोई रिटायरिंग पार्टनर है
और वो रिटायर होना चाहता है, तो अपनी मतलब जो ऑल पार्टनर है उनकी कंसर्न से किसी को अस्थायी रूप से वहां पे मतलब ज्वाइन करके भी तो रिटायरिंग हो सकता है सर। अस्थायी रूप से क्या कहेंगे भाई? हाँ, स्थायी रूप से, अस्थायी नहीं सर। जैसे हम 4 पार्टनर हैं सर और हम रिटायर्ड होना चाहते हैं, हम अपनी जगह पे किसी को अस्थायी रूप से हम रख के तब रिटायर्ड होना चाहते हैं, तो हो सकते हैं सर। वो तो उसके एंड पे तो उसका अपना एग्रीमेंट आएगा सर। मतलब पॉसिबल है ना सर, विद कंसर्न तो पॉसिबल है ना सर? नहीं सर, उसकी तो अपनी टर्म कंडीशन होगी ना सर। आप कोई किसी को डिप्यूट कर सकते हो शुभम। एक पार्टनरशिप फर्म में मैं और आप पार्टनर है हर्ष, तो आप ये कह रहे हो जी मैं बाहर जा रहा हूं और मैं अपने पड़ोसी को, मेरा जब मैं बाहर जा रहा हूं और ये पड़ोसी अब इस पार्टनरशिप में पार्टनर रहेगा, तो सर वो तो अपने अपनी टर्म कंडीशन पे रहेगा ना सर। आप उसको कैसे प्लेस कर सकते हो? टोटली बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। सेक्शन 5 speak the partnership pure based on agreement, not by status। चलिए, उसके बाद कंपलसरी डिसोल्यूशन में क्या आएगा? वो अवस्था जहां पे फर्म को डिसोल्व करना ही पड़ेगा। बोले संदीप। सर कंपल्सरी डिसोल्यूशन में ये आएगा कि यदि एक पार्टनर वो गुजर गया है तो उस केस में डिसॉल्व ही करना पड़ेगा। हर्ष। सर इसमें कंपलसरी डिसीजन में 2 कंडीशन है। अगर पार्टनर का एडजुडिकेशन होता है या सभी पार्टनर्स में से कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में डिसोल्यूशन कंपलसरी होगी। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर कोई इवेंट होता है जो बिजनेस के फर्म को अनलॉफुल बना देता है उस केस में भी पार्टनरशिप कंपलसरी डिसॉल्व होगी, सेक्शन 41। और ये जो दिवालिया वाला है अब ये यहाँ नहीं है हर्ष, आपने देखा होगा। सर वो बेरक में तो है अभी भी। सर कोई भी कंपनी अगर वो लॉस में हो चली जाती है, दिवालिया हो जाती है, तब भी किया जा सकता है सर। पर मैं बोला कि ये अब इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में चला गया है, इसमें नहीं अभी ये ग्राउंड हर्ष। ओके। और अनलॉफुल वाला आपने बता ही दिया। अनलॉफुल में ये एक और है, आपने बताया हो कि अगर हम 2 काम कर रहे हैं, एक लीगल एक इलीगल, तो लीगल के लिए पार्टनरशिप वैलिड रहेगी, इलीगल के लिए खत्म मानी जाएगी। ठीक है यहां तक? यस। बताइए सहायक। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन सर्टेन कंटीजेंसी, कुछ घटनाओं पे फर्म का डिसोल्व होना। सर जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट था हमारे फर्म का, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट का टर्म एक्सपायर हो जाता है उस पर था, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, किसी पार्टनर को कोर्ट ने बोल दिया कि इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, तो फिर तो सर अगर पार्टनरशिप जितने टाइम के लिए करी थी वो टाइम खत्म हो गया, जिस काम के लिए करी थी वो काम खत्म हो गया, पार्टनर की डेथ हो गई शुभम, जी सर। या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो इन 4 अवस्थाओं में इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद पार्टनरशिप एट विल का डिसोल्यूशन कैसे होगा? पार्टनरशिप एट विल कैसे खत्म होगी? बोले संदीप।
सर नोटिस पे खत्म होएगी पार्टनरशिप एट विल, या तो उनकी आपसी रजामंदी पे खत्म हो सकती है जिसमें ड्यूरेशन और 2D का आपने बताया था, ड्यूरेशन न मेंशन हो और जिस और एक टाइम पीरियड न मेंशन हो। डिटर्मिनेशन एंड ड्यूरेशन। वो डिटर्मिनेशन तो और ड्यूरेशन और डिटर्मिनेशन ना हो, उसमें तो बनती है, उससे तो बनती है, खत्म कैसे होगी? नोटिस से सर कंसर्न से नोटिस, सर। नोटिस पे कहाँ से आ गई सर शुभम जी? जब आप पार्टनरशिप एट विल को अपनी इच्छा से खत्म करना चाहते हो तो आप सभी पार्टनरों को नोटिस नोटिस दोगे दे दो। कि मैं अपनी पार्टनरशिप खत्म करना चाहता हूं, और जो डेट हम लिखेंगे उस डेट से वो खत्म मानी जाएगी, और डेट ना लिखी सर जब कम्युनिकेशन हुआ है उस दिन। तो जब वो नोटिस उनको मिला है, कम्युनिकेट हुआ है, तब से वो मानी जाएगी। तो चल तो थोड़ा स्लो रहा है हर्षी आज, पर फिर भी हमने काफी सेक्शन पूछ लिए। सर पूरा हो गया क्या? मैं तो थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। अरे, ऑलमोस्ट काफी हो गया है। सर सेक्शन 21 पे सर थोड़ा सा बता दें। अभी सब पे बताएंगे, पर जैसे हमने बोला, अभी आपके सामने डेफिनेशन हुई है हर्ष, डेफिनेशन क्लोज, पार्टनरशिप का मतलब, फिर स्टेटस वाले पॉइंट को देखा, विल वाला देखा, जो सेक्शन 9 से 17 वो कल पढ़ाया ही था, फिर भी प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म पूछा मैंने आपसे, रिम्यूनरेशन का पूछा, फ्रॉड का पूछा, प्रॉपर्टी का यूज कैसे किया जाएगा ये पूछा, इम्प्लाइड अथॉरिटी ये पूछा मैंने, एडमिशन का नोटिस का पूछा, लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप पूछा, होल्डिंग आउट, माइनर, इनकमिंग, आउटगोइंग, एक्सपल्शन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये सारे पूछे, रजिस्ट्रेशन, क्राउन वगैरह इनका नाम, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ये रह रहा अभी, सेक्शन 70 वो पूछ लिया। 21 क्या है भाई? सर इमरजेंसी। तो पार्टनर जो है सेम इमरजेंसी में कैसे काम करेंगे? सेम जैसे उस परिस्थितियां उन्हीं पर आई हो सर। तो पार्टनर जो है इमरजेंसी में ठीक ऐसे ही काम करेंगे जैसे कि वो परिस्थिति एक सामान्य समझदार व्यक्ति के जीवन में आई होती, और वो सामान्य व्यक्ति उस परिस्थिति में जो कदम उठाता वही पार्टनर से उठाने की एक्सपेक्टेशन की गई है। ठीक है, यहां तक पढ़िए हर्ष आगे। सेक्शन 69 इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, बताना है, पढ़ना नहीं, बताना है। अच्छा बताओ। हेलो। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने अगर फॉर्म रजिस्टर नहीं कराया है और अगर हमें दूसरी फॉर्म पे केस करना है तो उस केस में हम दूसरी फॉर्म पे सू नहीं कर पाएंगे। बट अगर सामने वाली पार्टी अगर फॉर्म पे सू करना चाहती है तो वो उस केस में कर सकती है, चाहे हमारी फॉर्म नॉन रजिस्टर्ड हो उस केस में। सर एक तो ये होगा, और दूसरा सर अभी एक ही याद आ रहा है।
सर ये नॉन रजिस्ट्रेशन के केस में दोनों फर्मों का, मान लो थर्ड पार्टी है और फर्म है, दोनों का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, उसी केस में हम सू कर पाएंगे, अन्यथा हम सू नहीं कर पाएंगे। और यदि फर्म रजिस्टर नहीं है तो कोई भी पार्टनर उस फर्म को सू नहीं कर पाएगा। फर्म का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। बोलिए शुभम, क्या कह रहे हो आप? सर मैंने पढ़ा नहीं सर। मैं इतना जानता हूँ कि सर फर्म फर्म का रजिस्ट्रेशन जरूरी इसलिए कि ताकि अगर किसी प्रकार को वाद मतलब लाया जा सके तो उसमें बेनिफिशियरी अगर होगा तो हमें फर्म का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, अदरवाइज उसके बिना कुछ कर नहीं सकते पार्टनर्स पे। सायक जी बोलिए आप। सर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम थर्ड पार्टी को सू नहीं कर पाएंगे और पार्टनर्स खुद के बीच तो सू नहीं कर पाएंगे। एंड अगर कोई भी क्लेम हो, सेट ऑफ हो, अदर प्रोसीडिंग्स हो, उस पे भी हम कर नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा बताया साहब, बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए और देखते हैं। तो अब तो इसमें सारा हमने पूछा है, 70 पूछ लिया, 72, 69, उसके बाद आपने सारा रजिस्ट्रेशन का बता दिया। रिजोल्यूशन ये सारे बता दिए। अब इसका वो बता दीजिए 36 क्या कहता है, सेक्शन 36। हर्ष। सर मार्जिनल रूल बता दीजिए, थोड़ा याद आ जाए। कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म से बाहर होता है तो क्या वो फर्म का काम कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, फर्म के नाम का यूज कर सकता है, अपने आप को एजेंट रिप्रेजेंट कर सकता है, पुराने गवाह को ललचा सकता है, या कोई एग्रीमेंट किया जा सकता है? हर्ष। सर आपने जितने भी ये काम बताया ये सब काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो उस केस में सब काम कर सकता है। बोलिए शुभम। संदीप, एक बार संदीप। सर इसमें सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो प्रावधान दिया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार तो वो कर सकता है, लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग वो नहीं कर सकता। कोई उसको सर ये कस्टमर को ललचा सर ये सकता। गलत बता रहे हैं। सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार नहीं कर सकता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का 27 के अनुसार वो वाइड माना जाएगा और पार्टनरशिप नियम के तहत वो वैलिड माना जाएगा सर। उसमें अगर वो मतलब वैलिड दिखा दिया, कोई चीज रीजन दिखा दिया, तब वो वैलिड माना जाएगा। बोलिए साहब। सर सेक्शन 27 ये बात करता है अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करके किसी भी पार्टनर को रोकते हैं तो फिर पार्टनर नहीं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी को रोकते हैं बिजनेस करने से तो फिर वो वॉइड माना जाएगा। बट पार्टनरशिप एक्ट पे अगर वो पर्सन फर्म से बाहर हो गया, बाहर चला गया, देन उसको हम रोकते हैं किसी भी स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक जगह पे बिजनेस करने से, तो फिर ये वैलिड होगा। वैलिड कितने टाइम तक में? शुभम ना जी। हर्ष हो गया। सर अगर चलिए, रीजनेबल, आपने तो एकदम सीधे ही बता दिए। आप रुको अभी। हाँ तो संदीप जी, शुभम जी, सायक जी, हर्ष जी, मैंने बोला अगर कोई पार्टनरशिप फर्म से बाहर जाता है तो बाहर जाके भी वो फर्म वाला काम, बिजनेस कर सकता है और फर्म के compete करने के लिए अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, ठीक है। परंतु वो बाहर जाके फर्म के नाम का यूज नहीं करेगा, अपने आप को जिस फर्म से वो निकल चुका है उसका मेंबर नहीं उसका बना। पार्टनर नहीं रिप्रेजेंट करेगा
और अपने जो पार्टनरशिप फर्म थी उनके जो क्लाइंट थे उन क्लाइंट को अपनी तरफ नहीं बुलाएगा, ये 3 काम नहीं करेगा। परंतु आगे चल के कहा कि अगर सारे पार्टनर बाहर जाने वाले पार्टनर के साथ ये एग्रीमेंट करे कि बाहर जाने वाला पार्टनर पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्लेस में पार्टनरशिप फर्म वाला काम नहीं करेगा, तो ये एग्रीमेंट सही है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 27 में लिखा हुआ है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना वो वाइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आता है। पर इस एक्ट में किया गया ऐसा एग्रीमेंट की शर्तें रीजनेबल होनी चाहिए। वैलिड होनी। ठीक है, यहाँ तक है? ठीक है यहाँ तक हर से? यस सर। चलिए सर, आज के लिए इतना ही है। सर जो अभी एक आप बताए इसी पे तो स्टॉपेल का वो लग जाता है, अगर कोई आउटर जाके और किसी मतलब कि एजेंट को जो सदस्य को या किसी को वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और मतलब भाई फ्रॉड वो उसके साथ कोई ऐसा करता है कि मैं इस कंपनी का अभी भी वो पार्टनर हूँ और उसके उस पे क्या नाम ट्रस्ट पे वो जो पार्टी है वो पैसा लगा देती है और उसके बाद वो लॉस में चला जाता है, तो लॉस को रिकवर करने के लिए वो थर्ड पार्टी ही लायबल होगी ना, वो एज अ मेंबर वो एज अ पार्टनर माना जाएगा ना सर, स्टॉपेल का इसिम तो लगेगा। ऐसा वो तो कर सकते हैं सर, कर सकते हैं ना। होल्डिंग आउट की बात कर रहे हैं शुभम जी। हाँ सर। चलिए आज के लिए इतना ही है। कल 3 बजे से सेल्स ऑफ गुड एक्ट उसके बारे में पढ़ेंगे। कोई शक सहायक? नो सर। शुभम? नो सर।